हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंश और सूरज बचपन के दोस्त थे। वैसे तो उन्होंने दुनिया भर की हर खूबसूरत जगह को देखा था, लेकिन अगर कुछ नहीं देखा था तो बस आगरा का ताजमहल। एक दिन अंश सूरज के घर का दरवाजा बजाता है, जिसके कई देर बाद में सूरज दरवाजा खोलता है और वो अंश को देखकर उसे बोलता है, यार आज तो छुट्टी है, सोने दे। क्या सुबह सुबह तंग कर रहा है? यार कितना सोएगा? कुंभकर्ण की औलाद है क्या? सोऊं ना तो क्या करूं, तू बता। यार ऑफिस की ना 2 दिन की छुट्टी है, चलना यार कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ जाएंगे यार? क्लब जाएंगे, टाइम पास करेंगे, और अगर ये नहीं तो टीवी पर कोई मैच आ रहा होगा वो देख लेंगे। कितना बोरिंग हो गया है यार तू, अपनी उम्र से भी ज्यादा। चल एक काम करते हैं, वहाँ चलते हैं जहाँ आज तक नहीं गए हम। कहीं तो उस जगह की तो नहीं बोल रहा जो मैं सोच रहा हूँ? वही जो तू सोच रहा है, आगरा का ताजमहल। अब करी ना तूने मेरे दोस्त वाली बात। बता कब चलें? अरे सोचना क्या है, तू सामान पैक कर, हम आज रात को निकल जाएंगे। चल जल्दी कर। सूरज और अंश दोनों अपना सामान पैक करते हैं, जिसके बाद वो रात की बस लेकर आगरा के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में अंश सूरज से बोलता है, यार सूरज, तुझे पता है आगरा के पेठे कितने मशहूर है यार, तूने कभी खाए भी हैं? यार मैं आगरा पहली बार जा रहा हूँ, तो पेठे क्या खाऊंगा? अरे भाई, कभी किसी रिश्तेदार ने तो गलती से खिलाए होंगे तुझको। अरे कैसी बात कर रहा है? अगर ऐसा होता तो मैं तुझे बता देता। मैंने नहीं खाए कभी यार, कभी भी नहीं। दोनों बातें करते करते आगरा पहुंचते हैं और एक होटल में आराम करने के लिए रुकते हैं। जिसके बाद में अगली सुबह सूरज अंश को जगाते हुए बोलता है, उठ यार, ताजमहल देखने नहीं जाना क्या? वैसे तो तूने यहाँ आने तक मेरी जान खा ली थी। चले जाएंगे ना यार, थोड़ा और सोने दे, अभी बहुत नींद आ रही है। नहीं, जरा नहीं, चल उठ, हम यहाँ घूमने आए हैं, सोने नहीं। सूरज अंश को खूब जगाता है, लेकिन अंश टस से मस भी नहीं होता। जिसके बाद अंश सूरज से बोलता है, एक काम कर, तू ना मार्केट घूम के आ और मेरे लिए भी आगरा के पेठे ले आइयो, फिर शाम को ताजमहल देखने चलेंगे। रात को तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा यार वो। अच्छा, और तू इतने क्या करेगा? मैं तो सो रहा हूँ, जरा आगरा की नींद भी लेके देखूं कितनी प्यारी आती है। पता नहीं मैं तुझे अपने साथ लाया ही क्यों। इतना कहकर सूरज अपना वॉलेट लेकर मार्केट घूमने चला जाता है और बोलता है, यार आगरा के पेठे तो मुझे भी खाने हैं, पर कहाँ से लूं? तभी उसकी नजर एक खूबसूरत हाथ पर जाती है, जो चूड़ियों से भरा था, और उसके कानों में एक सुरीली आवाज सुनाई देती है, पेठे ले लो पेठे, आगरा के मशहूर पेठे, जो एक बार खाए वो 1000 बार आए। सूरज उस आवाज को सुनकर बेसुध उसकी तरफ बढ़ता है। तभी पेठे बेचने वाली संध्या सूरज से बोलती है, आओ साहब आओ, बताओ कितने किलो पेठा पैक करूं? सूरज संध्या को देखकर कुछ नहीं बोलता, बस उसे घूरता रहता है। जिसके बाद संध्या बोलती है, अरे साहब बताओ ना कितना चाहिए, फालतू में टाइम खराब मत करो। जी मुझे 5 किलो पेठा पैक कर दो। संध्या सूरज के लिए 5 किलो पेठे पैक कर देती है। जिसके बाद सूरज उसे लेकर होटल आता है। संध्या की याद में वो 5 में से 2 किलो पेठे तो रास्ते में ही खा लेता है, और उसे देखकर अंश बोलता है, अरे भाई कहाँ था? इतनी लेट क्यों आ रहा है? तुझे घूमने भेजा था, वहाँ बस ने नहीं भेजा। भाई तेरे लिए पेठे लेने गया था, पूरे 5 किलो लेकर आया हूँ। अबे क्यों झूठ बोल रहा है भाई? ये ज्यादा से ज्यादा भी 2 किलो भी नहीं लग रहा मेरे को तो। हाँ तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत खा लिया मैंने, यही 1-2 किलो। अब ये आगरा के पेठे हैं, इतने टेस्टी लग रहे थे, मुझसे रहा ही नहीं गया। शाम होने पर अंश और सूरज मिलकर ताजमहल देखने जाते हैं। जिसके बाद अंश सूरज से बोलता है, यार ये ताज कितना सुंदर है, जैसे इसे चांदी से धोया हो। सुंदर तो है, पर इसका नाम पता चल जाता ना तो दिल को चैन आ जाता। नाम? अरे भाई ताजमहल तो नाम है इसका, इसमें क्या सोचना। अरे रुक, कोई भूत तो नीचे पड़ गया तुझको? भूत नहीं, भूतनी यार। सूरज अंश को सारी बात समझाता है। जिसके बाद अंश बोलता है, यार तू सब तो जानता है, फिर भी। जानता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता, बस उसका नाम जानना चाहता हूँ बस। अच्छा ठीक है, ये गंदा सा मुंह मत बनाया कर मेरे आगे। अब तू देखियो,
मैं कैसे उसका नाम पता करता हूँ। सूरज अंश को उसी दुकान पर लेकर जाता है जहाँ संध्या काम करती है। जिसके बाद अंश संध्या के पास जाता है और उसे बोलता है, बहन जी जरा 5 किलो पेठे तो दे देना। पर आज सुबह ही तो 5 किलो पेठा लेकर गए थे। तो क्या 10 किलो पेठे खरीदना गलत है? हाँ साहब, आपकी बात तो ठीक है, आपकी मर्जी है। 10 किलो लो या 50 किलो या पूरी दुकान ले लो। तो चलो अब जल्दी से ना हमारे पेठे पैक कर दो, वरना हमारी बस मिस हो जाएगी। संध्या पेठे पैक करती है और सूरज किसी मासूम बच्चे की तरह बस संध्या को देख रहा था। जिसके बाद अंश संध्या से बोलता है, वैसे आपका नाम क्या है बहन जी? अरे आप पेठे लेने आए हैं तो वो लीजिए ना, मेरे नाम में क्या रखा है? अरे दीदी, आपकी शक्ल मेरी बहन से मिलती है, उसका नाम सीता है। और अगर मैं आपको बीता नाम से बुलाऊंगा, जो कि आपका नाम है ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा ठीक है, वही तो मैं सोचूं कि आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं। मेरा नाम संध्या है। कितना प्यारा नाम है, लेकिन ज्यादा प्यारी ये है कितनी क्यूट स्माइल है इसकी। वैसे दीदी आपका नाम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपकी तरह। संध्या पेठे पैक करके दे देती है। जिसके बाद में अंश सूरज से बोलता है, अबे चल, अब बस का टाइम हो गया है। यहाँ क्या कर रहे? अगर ये बस छूट गई ना तो 3 घंटे बाद आना पड़ेगा। अंश और सूरज बस की तरफ बढ़ते हैं और संध्या को छोड़ के जाने के गम में सूरज बहुत उदास हो जाता है। जिसके बाद सूरज भारी मन से अंश को बोलता है, थैंक्स यार, तू मेरा सच्चा दोस्त है। अगर तू मुझे यहाँ न लाता तो मैं कभी नहीं मिल पाता इससे। अरे थैंक्स बोल के ना मेरी बेइज्जती मत कर। तेरे लिए एक क्या, मैं 100 लड़कियों के नाम पता कर दूं। ना ही मैं संध्या का नाम जान पाता और ना ही जाते हुए उससे मिल पाता। बस पगली, अब रुलाएगी क्या? टाइम देख ले एक बार, कितनी रात हो गई है। और भूल जा उस लड़की को और दिल्ली जाकर पुरानी जिंदगी शुरू कर अपनी। इतना कहते ही अंश बस में चढ़ जाता है। जिसके बाद अंश और सूरज अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और सूरज खुद से बातें करते हुए बोलता है, शायद हमारा साथ इतना ही था। मैं सूरज हूँ, तुम संध्या। हमें तो कुदरत ने ही जुदा रखा है, फिर ये दुनिया कैसे मिलने देती। काश तुम मुझे मेरी शादी से पहले मिली होती तो मैं कभी तुमको खुद से दूर नहीं जाने देता। सूरज सोच कर सो जाता है। जिसके बाद वो अपने घर वापस आता है। दोस्त, असल में सूरज शादीशुदा था। अंश और सूरज छुट्टी पर आगरा का प्लान बनाते हैं, जहां जाकर सूरज को संध्या से प्यार हो जाता है। जिसके बाद ना वो कभी आगरा को भूल पाया और ना ही कभी आगरा के पेठे वाली को। पर क्या कहें, होता है, जिंदगी है, जीना है। सुप्रिया के बर्थडे का जश्न मनाया जाता है, जहां सारे लोग खूब जोर शोर से नाच गा रहे थे। तभी विद्युत माइक लेकर अनाउंसमेंट करता हुआ बोलता है, आज मेरी जान का बर्थडे है, इसलिए मैं उससे वो कहना चाहता हूँ जो मैंने कभी किसी के आगे नहीं कहा। जान, आपके लिए कुछ चंद लाइंस मैं पेश करना चाहता हूँ। हम वो नहीं जो तुझे गम में छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ देंगे, हम वो हैं जो तुम्हारी सांसें रुके तो अपनी सांस छोड़ देंगे। वाओ विद्युत जी, इट्स रियली लवली लाइन्स एंड आई लव यू so much। आई लव यू टू जान। इसके बाद सुप्रिया केक कट करती है और अपनी सास जया और विद्युत को खिलाती है। इसी तरह सब एंजॉय करते हैं। अगले दिन दोनों पति पत्नी घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं और आरती की थाली लेकर जया उनके कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाती है और बोलती है, अरे बच्चों उठ जाओ, सुबह होइंग, आई एम पूजा करिंग। क्यों, शौक हो गए? दरअसल जया को इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक था। कुछ समय पहले ही उसने इंग्लिश का कोर्स किया था, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया। जिसके बाद वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश का प्रयोग किया करती। अब सुप्रिया के पास चलते हैं, जहाँ वो उठ चुकी है और बोलती है, माँ जी 10 मिनट दीजिए, हम अभी आते हैं। सुनिए विद्युत जी, उठिए, माँ जी बुला रही हैं। अरे सोने दो मुझे, मैं बहुत थक गया हूँ रात से। नहीं, उठिए, माँ जी बुला रही हैं। इस तरह दोनों उठकर तैयार होकर आते हैं और सुप्रिया हॉल का हाल देखकर बोलती है, ओहो कितना गंदा लग रहा है हॉल। बर्थडे पार्टी के बाद सबसे ज्यादा खराब यही लगता है, जो सारे लोग गंदगी मचाकर चले जाते हैं। केक, गुब्बारे, पार्टी पेपर सब खराब कर देते हैं। सारा साफ करना पड़ेगा। बहू
व्हेन माय चाय कमिंग? माँ जी बस इसे साफ कर लूं जल्दी से, तब ले आऊंगी। ओके बहू, जल्दी जल्दी करें। सुप्रिया सास की बात सुनकर जल्दी से सारी साफ सफाई खत्म करती है और उसे चाय बनाकर लाकर देती है, जिसके बाद वो बोलती है, अरे वाह बहू, चाय इज वेरी टेस्टी। आई ईटिंग बिस्कुट, गिव मे बिस्कुट। माँ जी ऐसे नहीं बोलते, आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट होता है। अरे हाँ वही ना, माई इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट और यू अंडरस्टैंड बहू? जी माँ जी, आई अंडरस्टैंड। नाउ डूइंग खाना बनाना? जी माँ जी। जया की बात सुनकर सुप्रिया खाना बनाने लग जाती है। शाम को विद्युत ऑफिस से वापस आ जाता है। डिनर करने के बाद में अपने रूम में सुप्रिया विद्युत से बोलती है, विद्युत एक काम कर दो, मुझे कमर में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज बाम लगा दो मुझे। पता नहीं ये बर्थडे आता ही क्यों है, बहुत काम बढ़ जाता है। वो तो होता ही है। बर्थडे से याद आया कि माँ का भी तो बर्थडे आ रहा है। तुम्हारे बर्थडे के एक हफ्ते बाद ही आता है। क्यों ना माँ को सरप्राइज देने के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करें? कैसा आइडिया है? उफ, एक और बर्थडे की सफाई करनी पड़ेगी अब। ओए, माँ का बर्थडे हमने 2-3 साल से नहीं मनाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस बार उनका बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट करें कि वो हमेशा याद रखें। बात तो सही कह रहे हो। चलो फिर तैयारी करते हैं। तो ठीक है, हम माँ को कुछ नहीं बताएंगे। अभी हमारे पास 6 दिन है, कुछ बढ़िया सा प्लान करो। हाँ ठीक है। अरे आपने बाम नहीं लगाया, अब तो लगा दो। ठीक है। इतना बोलकर विद्युत उसकी कमर पर बाम लगा देता है। 6 दिन बाद में विद्युत और सुप्रिया बर्थडे डेकोरेशन के सामान जैसी शॉपिंग और केक का ऑर्डर जैसे छोटे मोटे काम कर लेते हैं। शाम को थक हार कर जब दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं तो सुप्रिया बोलती है, सुनिए जी, कुछ रह तो नहीं गया ना? हम सब ले आए ना? हाँ सुपू, हम सब ले आए। विद्युत जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। देखिए ना, 12 बजने में 10 मिनट है। माँ जी को विश कराऊं क्या? नहीं, पागल हो गया तुम। माँ को सरप्राइज पार्टी देनी है, भूल गई क्या? और हाँ, खबरदार, अगर माँ को सरप्राइज देने से पहले विश किया तो भूल जाओ, कुछ विश नहीं करना। अब कृपया करके सो जाओ। ठीक है। अभी मुंह मत फुलाओ, क्योंकि कल तुम्हें बहुत बलून फुलाने हैं। उसकी ये बात सुनकर वो सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जया खुद से बोलती है, 12:30 होने को आए हैं, लेकिन माई बहू बेटा अभी तक नॉट विशिंग मी। कोई बात नहीं, वो थक कर स्लीपिंग होंगे, कल सुबह आकर कर देंगे। मैं भी स्लीपिंग हो जाती हूँ। अगले दिन सुबह होती है। जया उठकर अच्छे से तैयार हो जाती है। नाश्ते में सुप्रिया ने अच्छा खाना बनाया था। ये देखकर जया मन में बोलती है, लगता है बहू रिमेम्बर माय बर्थडे, मुझे विश करेगी। बहू, यू मेक वेरी गुड नाश्ता। माँ जी, आज आप इतनी अलग से तैयार होकर क्यों आई हैं? कुछ स्पेशल है क्या? यस बहू, टुडे ना। अरे सुपू, जल्दी से ब्रेकफास्ट ला दो, लेट हो रहा है। अरे आज इतना अच्छा खाना क्यों बनाया है तुमने? अरे विद्युत जी, रोज नॉर्मल खाना खा कर बोर हो गई थी, इसलिए सोचा कुछ अच्छा सा बना लूं। माँ जी बैठिए ना, खाइए आप दोनों। दोनों नाश्ता करके अपने कमरे में आते हैं और सुप्रिया बोलती है, देख रहे हो माँ जी का फेस कितना उतर गया है आज के दिन। जितना अभी उतरा हुआ है ना, उतना ही रात को दमकेगा भी। बस तुम देखती जाओ, मैं हाफ डे करके आ जाऊंगा और तुम माँ को बाहर भेज देना। इतनी देर लगाना कि घर में रात को 9 बजे आए, जब तक घर पर सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। दोपहर के 4 बजे सुप्रिया अपनी सास को उसका फेवरेट पान खिलाती है। ये खाकर जया बोलती है, बहू वाह चलो पान। वो माँ जी आपको पसंद है ना पान, इसलिए मैं ले आई। मैंने सोचा इसी बहाने मैं भी खा लूंगी। सो ईटिंग ना। यम माँ जी, बहुत मस्त पान है। पान खाने के बाद में सुप्रिया अपनी सास को झूठ बोलकर जबरदस्ती उसे राशन लेने के लिए बिग मार्केट भेज देती है। जहां मार्केट पहुंचकर वो सामान ले रही होती है कि उसकी बहन सुमन का कॉल आता है। अरे कैसी है तू जया? मैं इज फाइन, यू टेल। मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू जया। थैंक यू। होल कंट्री बर्थडे विश मी, पर माय बेटा बहू नॉट विश मी। पर कोई नहीं, मुझे गेटिंग अभी और स्टफ। सुप्रिया उसे ज्यादा सामान लाने की लिस्ट देकर भेजती है, जिसकी वजह से जया की शॉपिंग अभी भी बची थी। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया अपनी माँ जी का सारा फेवरेट खाना बनाकर तैयार कर देती है और विद्युत भी गुब्बारे फुलाकर घर को सजा देता है। और उसके बाद विद्युत बोलता है,
अरे यार कब तक अकेले गुब्बारे फुलाऊंगा, तुम भी आकर मदद कर दो। ओ हेलो, मैं ऑलरेडी खाना बना रही हूँ। सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ। डेकोरेशन का काम खुद हैंडल करो। वैसे भी ये आइडिया आपका ही था। कुछ ही देर में सुप्रिया और विद्युत मिलकर सारा काम खत्म कर देते हैं। इतने में विद्युत खिड़की से अपनी माँ को आता देख लेता है। जैसे ही जया अपने कदम घर में रखती है, पूरे घर में अंधेरा होता है। ये देखकर जया लाइट जलाती है और दोनों भोपू बजाकर उससे बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माँ। पार्टी पॉपर्स के ब्लास्ट की आवाज सुनकर ही जया बेहोश हो जाती है और दोनों उसके पास आकर बोलते हैं, माँ जी क्या हुआ आपको? विद्युत, माँ जी को क्या हो गया अचानक से? माँ आंखें खोलो ना, क्या हुआ आपको? अभी तो आप ठीक थी। सुप्रिया जल्दी से पानी लाओ। जी, नॉट पानी, गिविंग मी केक एंड केक कटिंग। माँ जी आप बेहोश नहीं हुई माँ? क्यों? यू सरप्राइज देंग मी? आई एम नॉट देंग यू। माँ जी आप भी ना, चलिए उठिए। यू क्या समझेंग? एक्टिंग ओनली यू को आइन, मी को ना आइन। माँ आपने तो डरा ही दिया था, चलिए केक काटिए। विद्युत इतना बोल के जया को केक के पास लेके जाता है, जिसके बाद जया केक कट करके सबको खिलाती है। जिसके बाद सुप्रिया बोलती है, माँ जी आपके लिए हम दोनों ने कुछ तैयार किया है। सच? सी। अरे माँ सी नहीं होता, शो मी होता है। यस वही। तो सुनिए, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। माय बच्चों, कमिंग विद मी। इतना बेस्ट सरप्राइज मुझे नेवर मिला। थैंक यू माँ। इस तरह दोनों बच्चे उसके गले लगते हैं और साथ में नाच गाना करते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं। कुछ देर बाद में सुप्रिया अपनी सास को उसका फेवरेट खाना बना के खिलाती है और कुछ इस तरह जया का बर्थडे स्पेशल हो जाता है। अनुज जल्दी से तैयार होकर अपने बैग में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखता है और घर से निकलता है। जिसके बाद अनुज बाहर का सुहाना मौसम देखकर खुद से बोलता है, सुहाना मौसम, बेबी औसम। क्या करूं, अपना 120वां इंटरव्यू देने जाऊं या अपनी औसम बीवी की बाहों में? इतना बोलकर वो जल्दी से अंदर जाता है और अपनी बीवी अवनीत को पीछे से पकड़कर उससे बोलता है, सुहाना मौसम, बेबी औसम। तो बेचारा पति कैसे जाए किसी इंटरव्यू के लिए? अच्छा, सुहाना मौसम, जरा मुझे भी दिखाओ बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब तुम्हें अपने पति की बातों पर विश्वास नहीं है? नहीं, क्योंकि जब भी बात इंटरव्यू की आती है ना, तो तुम्हें तुम्हारी बीवी औसम लगने लगती है। आखिर कब तक ऐसे निठल्लों की तरह घूमते रहोगे? अगर आज तुम्हारी जॉब नहीं लगी ना, तो भूल जाना। इसका मतलब तुम मुझे किस भी नहीं दोगी? अरे किस की बात तो बहुत दूर की है, मैं तुम्हें अपना हाथ न पकड़ने दूं। ऐसा मत बोलो, देखना आज तुम्हारा निठल्ला पति नौकरी लेकर ही घर आएगा। इतना बोलकर वो घर से इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है और ऑफिस पहुंचकर अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेता है। अनुज घर जाकर ये खुशखबरी अवनीत को बताते हुए उससे बोलता है, अब तो मुझे जॉब भी मिल गई, अब तो मुझे अपने पास आने दोगी ना? इतना बोलकर वो उसे गले लगाता है और उसको किस करने ही वाला होता है कि तभी अवनीत का फोन बज जाता है और अवनीत फोन उठाकर अपनी फ्रेंड से बातें करने लगती है। तो वहीं अनुज कभी उसके हाथों को चूमता तो कभी गालों को। इन सब से परेशान होकर अवनीत रूम से बाहर निकल जाती है, अनुज को रूम के अंदर ही बंद कर देती है। कुछ देर अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद अवनीत रूम में आकर अनुज से बोलती है, परसों निशु की एंगेजमेंट है और कुछ नहीं अवनीत, हम चल रहे हैं। मैं उन पतियों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी को कहीं जाने से मना करे। हम चलेंगे, डोंट वरी। वैसे भी तुम्हारे पति की जॉब लग चुकी है। अगर तुमने बोल लिया हो तो अब मैं बोलूं? मैंने तुम्हें कभी बोलने से रोका है? नहीं ना? तुम्हें पूरी फ्रीडम है यार, आराम से बोलो जो बोलना है। मैं ये बोल रही थी कि मेरे पास कपड़े नहीं है। अब जब तुम्हारी जॉब लग चुकी है तो मुझे शॉपिंग करवाओ, ताकि मैं परसों की पार्टी में सबसे सुंदर दिखूं। अवनीत, मुझे जॉब मिली है, सैलरी नहीं।
तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो, एक नंबर के कंजूस। पत्नी ने जरा से डिमांड क्या कर ली, बस नखरे दिखाना शुरू। अब आना तुम सुहाने मौसम में मेरे पास। अनुज से लड़ने के बाद अवनीत बिना कुछ खाए गुस्से में आती है और सो जाती है। अनुज उसको नाराज देखकर उसे मनाने की कोशिश करता है, पर अवनीत नहीं मानती। जिसके बाद अनुज दूसरे रूम में जाकर अपने दोस्त से फोन पे बात करता हुआ बोलता है, साले तू अपनी सेल में से एक बढ़िया सी साड़ी मुझे दे दे, तेरी भाभी फिर मुझसे नाराज हो गई है। हरामखोर, काम नहीं करेगा तो भाभी तो नाराज होगी ही। तुझसे ज्ञान नहीं मांगा, इसीलिए जितना बोला है उतना ही कर, समझा। वैसे भी हमें परसों एक पार्टी में जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि पार्टी में मैं और अवनीत सबसे सुंदर दिखें। अवनीत ना भी दिखे तो भी चलेगा, बस मैं दिखूं सबसे स्मार्ट, ताकि लड़कियां मुझे भाव दें। अनुज अपने दोस्त से बात करने के बाद जाकर सो जाता है और अगले दिन ऑफिस से आते हुए अवनीत के लिए एक सुंदर सी साड़ी लाता है और उसे देता है, जिसे देखकर अवनीत उससे बोलती है, अरे मुझे पता है कि आप बाकी सबकी तरह नहीं हो, तभी तो मैं आपको इतना प्यार करती हूँ। आई लव यू अनुज। तो अब तो एक किस मिल सकती है ना। उसकी ये बात सुनकर अवनीत उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के अपनी कमर पर रखकर उससे बोलती है, आज तुम्हें सब मिलेगा, बोलो क्या चाहिए। फिलहाल तो एक किस ही चाहिए, क्योंकि जब सुहाना मौसम होता है बीवी तभी औसम लगती है, और आज ऐसा नहीं है। ओहो हो, तो जब मौसम सुहाना हो तभी तुम्हें अपनी पत्नी अच्छी लगती है। वैसे बाहर चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसी भी लड़की देख लो, हॉट ही लगेगी तुम्हें। अवनीत अनुज को रूम से निकाल देती है और अनुज को बाहर हॉल में सोना पड़ता है। अगले दिन शाम को दोनों अपनी लड़ाई को भूलकर एक साथ निशु की एंगेजमेंट में जाते हैं, जहां अनुज अवनीत को जलाने के लिए दूसरी लड़कियों के पास जाता है, तो कभी उनसे फ्लर्ट करता है। ये सब देखकर अवनीत अनुज के पास जाकर गुस्से से धीरे से उसको बोलती है, घर चलो मेरे साथ, आज तुम्हारा अच्छे से इलाज करती हूँ। इतना बोलकर अवनीत अनुज का हाथ पकड़ के जल्दी से उसे बाहर ले जाती है। बाहर जाते ही तेज हवा चलने लगती है, जिसमें अवनीत अनुज को काफी हॉट लगती है और अनुज अवनीत को सुनसान रोड पर ही रोककर उसके बालों को पीछे करते हुए उससे बोलता है, पार्टी में मजा आ गया ना। हाँ हाँ, तुम्हें तो मजा आएगा ही। सारी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे मधुमक्खी की तरह जो घूम रही थी। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? अब उस पूरी पार्टी में मैं इकलौता बंदा स्मार्ट लग रहा था, तो आकर लड़कियों ने मुझसे अपने दिल की बात कह दी। ओ, गलत फहमी है तुम्हारी कि उस पार्टी में तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे थे। अरे लड़के तो मेरे पास भी आ रहे थे, क्या मैंने उन्हें भाव दिया? अरे नहीं दिया, क्योंकि तुम मेरे पति हो यार, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को भाव क्यों दूं? अवनीत अपनी दिल की भड़ास निकाल ही रही होती है कि तभी बादलों में बिजली कड़कती है और अवनीत डर से अनुज के गले लग जाती है, जिसके बाद बारिश की बूंदें उन दोनों पर गिरने लगती है। अवनीत को गीला देखकर अनुज उसे हक करता है और उससे बोलता है, अवनीत देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, भगवान भी चाहते हैं हम दो प्रेमी प्रेम करें, तो क्या मैं तुम्हें किस करूं? अनुज जैसे ही उसे किस करने वाला होता है कि तभी बारिश बंद हो जाती है और एक बार फिर से अवनीत उससे दूर होकर भड़कना चालू कर देती है। उसको ऐसे भड़कता देखकर अनुज मन में भगवान से बोलता है, भगवान जी आपको मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं है क्या? अगर थोड़ी देर और बारिश होने देते तो आपका क्या चला जाता? अनुज के सोचते ही एक बार फिर से बिजली कड़कने लगती है और बारिश हो जाती है, जिसे देखकर अनुज खुश हो जाता है और दोनों आशिकी 2 वाला सीन कर ही रहे होते हैं कि तभी बारिश फिर से बंद हो जाती है और इंस्पेक्टर नाथूराम वहां आते हैं और अपनी पेंट को संभालते हुए दोनों से बोलते हैं, हाँ भाई, आज की तरह की शूटिंग चल रही है के? सर शूटिंग नहीं चल रही, आशिकी चल रही है हमारी। हाँ भाई छोरी, तू जाने है क्या इस रोंडे को? इंस्पेक्टर को देखकर अवनीत अनुज को सबक सिखाने के बारे में सोचती है और इंस्पेक्टर से बोलती है,
नहीं सर, मैं नहीं जानती इस लड़के को। अरे मैं तो यहाँ से जा रही थी, तभी अचानक से बारिश होने लगी और ये लड़का मुझे अपनी जैकेट दिखाते हुए बोला कि जैकेट के अंदर आ जाओ। ओ, तो लड़कियों को बहला फुसलाकर इन्हीं के साथ आशिकी करने का शौक है तुझे? पर सर वो मेरी बीवी है और इस सुहाने मौसम में अपनी औसम बीवी को एक किस कर लिया तो क्या हुआ? बेटे, जब तेरा मोर बनेगा ना, जब समझ आएगा तेरे को कि क्या हुआ। पर बेटा, तब तक तू समझने लायक भी ना रहेगा। नाथूराम उसको धमका ही रहे होते हैं कि जोर से फिर से बिजली कड़कने लगती है और अवनी डर कर अनुज के गले लग जाती है और इंस्पेक्टर से बोलती है, अरे छोड़ दीजिए इनको, ये मेरे पति है। ये सब मैंने इनको सबक सिखाने के लिए किया था ताकि ये किसी दूसरी लड़की को ना चिपके। अरे मैडम, जब इस सुहाने मौसम में उसकी खुद की औसम बीवी है तो कहीं और क्यों चिपकेगा? अब घर जाकर करो जो करना है। इतना बोलकर नाथूराम अनुज को छोड़ देता है और दोनों घर जाकर एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।